10,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे हमने 10,000 सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर लिए हैं। आपका जो चैनल है द लीगल फोरम, इसका नाम आपने कैसे रखा और इसके पीछे आपका एक विजन क्या है और आगे आपका विजन क्या है? तो इस चैनल का हमेशा से नाम द लीगल फोरम नहीं था। तो सर पैसे तो बहुत कमाते होंगे आप यूट्यूब से। जंगली इंसान होते हैं, उसको आप कहेंगे कि वो कोई ऐसा यूनिक आइडिया पिच कर जाए जिसका उसको फाउंडेशन ही ना पता हो, तो ऐसा नहीं होता। आपने लिटिगेशन चूज़ की कि आप देखते हो काफ़ी लोग इसको क्विट कर देते हैं, तो कुछ रीजंस जो आपने एक्सपीरियंस किए हों कि लोग क्विट क्यों करते हैं और सक्सेस कैसे आती है इसमें? देखिए, लिटिगेशन आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सारी कश्तियाँ जला के लिटिगेशन में आएँ। ठीक है, बड़ा एक टफ प्रोफेशन है और आपको बड़ा डिटर्मिन्ड और आपको डिसाइड करना पड़ेगा शुरू से कि आपने ये चीज़ करनी है या नहीं। शुरू में बिल्कुल रिवॉर्डिंग नहीं है आपको। और सब ने, हमने, मैंने खुद ने फ्री में भी हमने काम किया और फ्री में करना पड़ता है और हर एक करता है, और फ्री में देने को कोई काम तैयार नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपने अपनी सारी कश्तियाँ जला के डिटर्मिन हो के लिटिगेशन में आना है। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो लिटिगेशन में तो आ तो जाते हैं, चार्मिंग लगता है उन्हें, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस इस प्रोफेशन से हाई होती हैं। यानी कि मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको हाई कोर्ट ऑफ सिंध जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये अच्छा नहीं बना हुआ। ठीक है, इसके हालात अच्छे नहीं हैं। तो उन लोगों को अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे अगर मैं लेके जाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तो डेफिनेटली उन्होंने भागना है। और इसमें डिटर्मिनेशन की एक ये भी चीज़ है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ आपने छोड़े ना हुए हों। अगर आपको ये है कि वालिद साहब का बिज़नेस हमने संभाल लेना है, देन आप कुछ अर्सा शौक के लिए तो कर लोगे या शौक के लिए कंटिन्यू कर लोगे, बट आप पैशनेटली उसको नहीं कर सकते। अगेन, कश्तियाँ आपने जला के फैसला करके जाना है लिटिगेशन में, तभी आप लिटिगेशन में टिक पाएंगे और क्या कहते हैं, उसमें आप आगे थ्राइव कर पाएंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। एटलीस्ट 5, 7, 8 साल की जो है स्ट्रगल ज़रूर है, इतने में शायद आपको थोड़े बहुत पैसे किराए खर्चे के बन जाएं तो वो बहुत आप गनीमत समझें उसको। लेकिन इनिशियली इसमें कोई पैसा नहीं है। अगेन, फिर आप जब काम करते हैं, आप अच्छी सर्विसेज देते हैं, आप डिटर्मिन होके आप मेहनत से काम करते हैं, तो फिर आपकी क्लाइंटेज भी बनती है, फिर ये आगे बड़ा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। मैं आपको अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं तो सिंध बार काउंसिल में ऑलमोस्ट 48,000 लॉयर्स जो हैं आज तक की तारीख में वो इनरोल्ड हैं। बट अगर मैं कोर्ट्स में देखता हूँ तो उसमें हमें चंद एक नज़र आते हैं, 1,000 2,000 भी पूरे ना होते होंगे जो कोर्ट्स में एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। और उसमें से भी मेजर प्रोपोर्शन का काम चंद एक वकीलों के पास है जो कि हैवी फ़ी भी चार्ज करते हैं और उनके पास काम भी बेतहाशा है। ठीक है, मेजॉरिटी या तो उस प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच नहीं पाती। ठीक है, 48 में से अगर 48,000 इनरोल्ड हैं तो 1,000 2,000 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 90% लोग जो है वो इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, खासकर लिटिगेशन को। देन वो कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, इन हाउस में जा सकते हैं। देखिए, प्रोफेशन बहुत वास्ट है। जज बन सकते हैं आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के वकील बन सकते हैं, प्रोसिक्यूटर्स बन सकते हैं। लेकिन आप जो लिटिगेटर है, वहाँ पे टिकना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपकी बातों से मुझे एक बात याद आई। मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था कि सर इतने ज़्यादा वकला हैं यहाँ पे, इतना रश है यहाँ पे, तो कैसे एक बंदा कामयाब हो सकता है ऐसे? क्योंकि ऑलरेडी आप जैसे बता रहे हो 48,000 इनरोल्ड हैं। एक नया बंदा आएगा, क्लाइंट्स बनाना, हर चीज़ एक ऑब्वियस एक टफ़ प्रोसेस है। तो उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया कि यार देखो, यहाँ पे दो किस्म के वकील हैं। एक वकील हैं और एक अच्छे वकील हैं। जो अच्छे वकील हैं वो कम है, तो आप वो बनो। तो जी, एग्जैक्टली ऐसा जैसा ही है। आपने कहा कि अच्छा वकील बनने के लिए ये सारी जो सेक्रीफाइसेस आप बता रहे थे कि आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना होगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, फ्री में काम करना होगा, तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इससे आगे चलने से पहले सिर्फ आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ लेंगे जो अभी के आने वाले लॉ स्टूडेंट्स हैं या अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं जो इंटर्नशिप्स को अचीव करना चाहते हैं मेरिट पे, जिनके पास कोई मतलब रिसोर्सेज इन अ वे रेफरेंस नहीं है। तो कुछ टिप्स आप अगर शेयर करना चाहें कि इंटर्नशिप्स कैसे वो बड़ी बड़ी फर्म्स में सिक्योर कर पाएँ, या कुछ भी आपको अगर बेहतर लगे जो आप उनको गाइड कर सकें। अच्छा, जहाँ आपका सवाल है कि फर्म्स में किस तरह से इंटर हुआ जाए, तो देखें, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। उसकी वजह ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ऑब्वियसली एक फ़र्म में कितने 10 लोग होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, कितनी एक बड़ी फ़र्म होगी और कितनी एक फ़र्म्स हैं हमारे पास।
जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल वकील, आपने ये चीज़ जिक्र की थी कि कम हैं, तो फर्म्स जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं वो कम हैं, ठीक है, तो कंपटीशन बड़ा हाई है। तो इन होने के आपके पास ये तरीका है कि आपने स्टैंड आउट करना है। आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ है थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर्स, आप उनके उन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कनेक्शंस बनाएं लॉयर्स के साथ। आप उनको ये बताएं कि यू आर कॉम्पिटेंट, आप चीज़ कर सकते हैं, आप काबिल हैं, ठीक है। आप मूड जो हैं, मूड कोर्ट्स, आप उनमें परफॉर्म करें। आप एक्टिवली रोज़ कोर्ट्स को विज़िट करें। इवन अगर आपके पढ़ाई चल रही है, आप चाहें आप जाके कोर्ट में बैठें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखें, कोर्ट के सिस्टम्स को समझें। इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको जहाँ जहाँ पे भी मिलती हैं, चाहे वो इन हाउस हो, चाहे वो लिटिगेशन में हो, बड़ी फर्म में हो, छोटी फर्म में हो, आप उनको अवेल करें। और सबसे पहली बात, सबसे पहले आपने किसी बड़ी फर्म को टारगेट नहीं करना। एज अ बिगिनर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बड़ी फर्म का नाम लेने से, नाम लग जाने से, टैग आ जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जो एक ऐसी दरमियानी फर्म हो जो कि जिसके पास काम हो, उसको बंदे की ज़रूरत हो, और यू वांट टू से कि एक डेवलपिंग जी, स्टेज जो पे हो वो। डेवलप हो रही हो, जो ग्रोइंग हो रही हो, जहाँ पे वो फर्म ग्रो कर रही हो, आप उसमें जाएं। वहाँ पे आपको काम भी मिलेगा, बिकॉज उनके पास शायद लोग इतने ज़्यादा ना हों। वहाँ पे आपको शायद पैसे ना मिलें, पैसे कम मिलें, बट वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, रियल वर्क आपको मिलेगा। तो जब आप इनिशियली आप ऐसी फर्म्स को टारगेट करेंगे, जब इनसे थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस ले लिया, 2-4 महीने, 6 महीने, साल, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, देन आप बड़ी फर्म को टारगेट करें, वहाँ पे आप जाएं। इनिशियली अगर आप बड़ी फर्म में चले जाएंगे ना, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग होंगे, बड़ा सैचुरेटेड सा इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ आपको रियल वर्क मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिकल काम मिल जाएगा, बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिए, रिसर्च कर लो, PLDs दे दी, ALDs दे दी, जी पढ़ लो इनको। वो इससे अगर मतलब वो कुछ आपको कुछ ऐसे ज़्यादा ही, कुछ इंगेज ज़्यादा करके ही, रखेंगे जी, और कि कुछ ज़्यादा ही अगर बड़ी फर्म हुई या कुछ ज़्यादा ही आपको टालने वाली हुई, तो वो आपको डिस्पोज ऑफ केसेस की फाइलें दे देंगे, और वो आपको ये बोलेंगे कि आप इनमें जो है वो नोट्स बना लें इनके, जो कि आपके भी किसी काम के नहीं है, उनके भी किसी काम के नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, बट जस्ट टू इंगेज यू इंगेज दे डू दिस। ऐसा ही है। और मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने डिस्कशन किया कि आप UL में क्यों गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उसके प्रोग्राम को अगर कोई अच्छा पढ़ाए, तो लीगल अक्यूमेंट जो आपने ज़िक्र किया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बीट पाकिस्तानी लॉ और UK का, तो 3 कोर स्किल्स जो होते हैं वो लॉ कॉलेजेस को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आई होप आप मुझसे एग्री करेंगे इस पे। नंबर 1 होप सो। क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 लीगल एनालिसिस, एंड नंबर 3 लीगल राइटिंग। तो मैं किसी से पूछता हूँ कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपने कभी डेवलप की है या कोशिश की है, तो उनको ये भी पता नहीं होता कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, लीगल एनालिसिस क्या होता है। और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बेसिकली इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। तो ये तो है बिल्कुल कि आपको उसमें स्टैंड आउट करना पड़ता है, लेकिन विदाउट दीज स्किल्स आप इतना जल्दी स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली, तो यही चीज़ें होती हैं कि आप उसको डेवलप करो अपने हिसाब से, और क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दें, लीगल एनालिसिस कैसे होते हैं। तो ये आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट्स में मैं नहीं पढ़ा, तो आप कुछ बता सकते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग या लीगल एनालिसिस या लीगल राइटिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं एक स्टूडेंट के लिए कि वो सीखे यहाँ से। देखिए, बीइंग वेरी ब्लंट, कोई अब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। नाउ द मार्केट, मैं इसको मार्केट कहता हूँ, इज बिकमिंग कंपटीशन एंड बिजनेस। जस्ट टू जो मेक मनी। लीगल एजुकेशन है वो बिजनेस बन चुका है और पैसे बनाने की मशीन बन चुकी है, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट इक्का दुक्का को छोड़ के वो इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करता कि वो इस चीज़ पे फोकस करे कि ये स्किल्स आपने, चाहे वो एनालिटिकल स्किल्स हैं, लीगल राइटिंग के स्किल्स हैं, या आपके रिसर्च स्किल्स हैं, इनको किस तरह से बढ़ाना है। नो वन इज़ वर्किंग। इंस्टीट्यूशन आजकल सिर्फ ये कर रहे हैं कि आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस करवा दी जाए, नोट्स दे दिए जाएं, और आपको जो है एग्ज़ाम पास करवा के अपने पेजेस पे आपकी फ़ोटो और आपका नाम और आपका रिज़ल्ट लगा दिया जाए, जी फ़लाँ बच्चे ने हमारे जो है 2-1 सिक्योर कर लिया, फर्स्ट क्लास सिक्योर कर लिया। ये चीज़ रह गई है, जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग है और बड़ी ख़तरनाक है प्रोफेशन के लिए। ना सिर्फ वो स्टूडेंट की तो लाइफ बर्बाद करेगी, क्योंकि उसको एट द एंड जो प्रोफेशन में आएगा रियल वर्ल्ड में,
तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको जो स्किल्स चाहिए वो उसको है ही नहीं, और वो उसको आगे प्रोफेशन में डेवलप करनी पड़ेंगी जहाँ पे ऑलरेडी दूसरे के पास होंगी और वो दूसरा आगे निकल जाएगा उनसे। ये प्रोफेशन के लिए भी बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि आप सोचें कि ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास लीगल एक्यूमेंट ही नहीं है। वो अगर लाइसेंस भी मिल रहा है, लाइसेंस लेना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, हालांकि अब कुछ स्टेप्स बार्स ले रही हैं जो कि अच्छी चीज़ है, इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, बट अभी तक जो है इजीली लाइसेंस मिल जाता है। तो आप सोचें एक ऐसा बंदा उसके पास लाइसेंस है जिसके पास लीगल एक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो किस तरह से क्लाइंट्स को क्या ही वो एडवाइस कर सकेगा, क्या ही वो कोर्ट को असिस्ट कर सकेगा। कोर्ट का टाइम भी बर्बाद, क्लाइंट के पैसे, टाइम, सारी चीज़ बर्बाद, वर्कलोड कोर्ट पे सारा आएगा। तो एज अ होल प्रोफेशन आप देखें और पूरा एक चेन जो है वो पूरी चेन डिस्टर्ब करेगी ये चीज़। तो कॉलेज में डेफिनेटली ये सारी स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, और ज़रूर यही स्किल्स इन्हीं पे फोकस होना चाहिए। रिजल्ट्स अगर आपके कम आते हैं तो उस पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आने चाहिए अच्छी चीज़। एजुकेशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, हमेशा आप फोकस करें उस पर। लेकिन सिर्फ आपके ग्रेड्स, अब ये कोई 9 मैट्रिक नहीं है कि आपने आगे एडमिशन लेना है, या कोई A लेवल्स नहीं है कि आपने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कॉम्पिटिटिव। अब ये डिग्री है, आपकी डिग्री आ गई, आपसे किसी ने नहीं पूछना। मेरे कभी किसी शख्स ने मुझसे नहीं पूछा, चाहे मैं किसी फॉर्म में गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, काम करने के लिए, या कोई क्लाइंट मेरे साथ इंगेज हुआ हो, उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आपके LLB में कितने मार्क्स आए हैं, अच्छे आए थे, बुरे आए थे, फेल हुए थे, पास हुए थे। लाइसेंस है आपके पास, यू आर इक्वल। चाहे आपके अच्छे मार्क्स थे, चाहे आपके बुरे मार्क्स थे, आप फेल हुए फिर पास हुए, 10 सप्लियाँ लगी हुई हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, मैटर ये चीज़ करती है कि आपकी सारे स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये डेफिनेटली ये प्रायोरिटी पे होनी चाहिए ग्रेड से। तो यही है कि आजकल कोई इंस्टीट्यूशन इन पे कोई ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा। होपफुली आप इस पे भी कंटेंट क्रिएट करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग अपनी कैसे इंक्रीज़ करें विद प्रैक्टिकल मेथड्स, लीगल एनालिसिस और राइटिंग स्किल्स। तो आप मेंशन करना चाहेंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम जो जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ पे से? मैं बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहूँगा और करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आप पॉइंट आउट फंसाना चाह रहे हैं, आप डेफेमेशन का चाहते हैं कि मुझ पे केस तो हो आप जाए। पॉइंट आउट कर दें कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो रट्टा लगवाते हैं या पास पेपर्स दे देते हैं, तो देखिए मैं उनके इंस्टीट्यूशन खिलाफ एक्शंस तो होना। नहीं, ये हम इन जनरल बात करेंगे, जेनरिक बात होगी, जो भी इंस्टीट्यूशन है देखें मतलब वो सबके। देखेगा ये वीडियो तो समझ जी जाएंगे। देखेंगे, समझ जाएंगे, और उनके स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे। तो मिस्टर अहमद ये बताएं कि सबसे पहला क्लाइंट आपका कौन था, कहाँ से मिला आपको, और आपने पहली अपनी फ़ीस कितनी चार्ज की? देखें सबसे पहले तो ये प्रोफेशन इज इट्स नेवर अबाउट फ़ी। सबसे पहले तो हमें ये होता है कि यार क्लाइंट्स आए, अच्छे केसेस हमारे पास आए, अच्छा केस आए तो फ़ी सेकेंडरी चीज़ है, मिल जाए तो अच्छी बात है, और मिल नॉर्मली लेते ही हैं। बट ये है कि समटाइम ये भी होता है कि केस अच्छा है, आप उसको करना चाहते हो, और बट क्लाइंट पे नहीं कर पाता, तो आप उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि आपको केस में इंटरेस्ट है। तो देखें मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो मेरा पहला क्लाइंट मुझे जो है वो सोशल मीडिया से ही मिला, और पहला ही नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे सोशल मीडिया से मेरे पास आए हैं। तो आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे सोशल मीडिया से कैसे, क्योंकि हमारी काफ़ी सारे लॉयर्स हैं जो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस भी है लेकिन वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कुछ आप उनको बताएंगे कैसे वो क्लाइंट्स बना सकते हैं? देखिए मैं इसकी सिंपल फार्मूला ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, आप बहुत कॉम्पिटेंट होंगे, ठीक है, लेकिन आपकी स्किल्स किसी ने कभी देखी नहीं, तो आपको वो हायर कैसे करेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि आपको कुछ आता भी है या नहीं। तो सोशल मीडिया से जो मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं, और लोगों को अगर सेम रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उनको लगता है वीडियो देख के कि यार जेन्युइनली इस बंदे ने हमें कुछ गाइड किया है। टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, नंबर्स मेरे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उन पे भी मैं उनको गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जहन में ही नहीं रखता यार ये बंदा मुझसे सर्विसेज लेगा या नहीं, क्योंकि मैं कराची में हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई कराची से ही आए। मेरे पास इंडिया से भी लोगों ने सर्विसेज ली, मेरे पास US के क्लाइंट्स भी आए हैं थ्रू दिस चैनल ऑनलाइन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के डिफरेंट काम मुझसे करवाए हैं। ड्राफ्टिंग हो सकती है, रिव्यूइंग हो सकती है, देखिए बहुत सारे काम हैं। सम टाइम ऐसा होता है दूसरे सिटी से लिटिगेशन के हवाले से कोई आपसे सलाह लेना चाह रहा होता है, अब मैं उसको कहूँ नहीं यार मैं क्यों दूँ, कि मुझे कौन सा इसने फ़ीस दे देनी है, दूसरे शहर में है वो जो जिस वकील से करवाए। मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं हमेशा उसको गाइड करता हूँ। अच्छा जब आप गाइड करोगे ना, तो जब अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी में कोई क्लाइंट होगा, आपके सिटी में होगा, तो वो आपसे सर्विसेज भी लेगा। उसकी वजह ये है कि उसको ये वो कन्विंस हो जाएगा कि यार आपको ये चीज़ पता है, आप उसको सही से ट्रीट कर रहे हो, सही से गाइड कर रहे हो।
तो वो आपको केस भी देगा, फीस भी देगा, और आपका हमेशा वो शुक्रगुजार भी रहेगा, आपके लिए थैंकफुल रहेगा हमेशा कि आपने उसको काम करके दिया। और अगेन सिर्फ काम लेना नहीं होता, आपने उसको डिलीवर भी करना होता है। तो आप डिलीवर करेंगे जितना ज़्यादा, तो उतनी आपकी क्लाइंटेज भी बढ़ती जाएगी। तो सोशल मीडिया का ये है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपका ये था कि सोशल मीडिया से और लोग किस तरह से कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो गानों पे डांस करना या साउंड्स पे लिपसिंग करके, बेशक आप वकील हैं, लेकिन इस चीज़ से आपकी प्रोफेशनल स्किल्स कोई नहीं देख रहा। अगर आपने एक्टर बनना है, अगर आपने आर्टिस्ट बनना है, देन तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर आप सोचें कि आप सिर्फ मशहूर होके जो है आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी स्किल्स में मशहूर होना है कि आपके पास ये स्किल्स हैं। कोई आपको अपना केस या अपनी प्रॉपर्टी स्टेक पे क्यों लगाएगा? आपकी डांस वीडियो देख के तो लगाने से रहा, या आपके वो आजकल अक्सर बड़ी एक चीज़ मशहूर हुई हुई है, जो यंग क्या, मैं बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी ये काम करते हैं। कोर्ट में खड़े होके कोई वो लॉयर्स की कोटेशंस लगाई होंगी जी, वकील बड़े बदमाश हैं जी। एक इंडिया की मशहूर है ट्रैफिक वार्डन, आई थिंक, कोई बड़ी फ्रस्ट्रेट होकर कह रही थी कि इन वकीलों ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, ज़ाहिर मैं एक्टिव हूँ तो मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो उस पर लोगों ने लगाई होती है और बड़ा फ़ख्र कर रहे होते हैं। हालांकि ये फ़ख्र करने वाली बात नहीं है। आप वकील हैं, आपको कानून की पासदारी करनी है। आप कानून पे आपने सबसे पहले खुद अमल करना है, और उसके बाद आप दूसरों को बताएंगे कि कानून पे अमल किस तरह से करवाया जाए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आप छोड़ें। आप अपना प्रोफेशनल कंटेंट, जैसे कि प्रोफेशनल कंटेंट जो वकालत के हिसाब से है, उसको यहाँ पे मार्केट में कोई है ही नहीं, सोशल मीडिया पे कोई है ही नहीं। तो आपने उस चीज़ को दिखाना है, और उस चीज़ से आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे, आपका नाम भी होगा और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। खाली नाम भी नहीं, वो कुछ लोगों शायद इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप रिस्पेक्ट आपकी जितनी हो उतनी अच्छी तो चीज़ मतलब है। आपका ये कहना है कि आप अपनी प्रेजेंस ऐसे रखो कि लोगों को लगे कि आप कॉम्पिटेंट हो, जी, आपके पास वैसे स्किल्स हैं और आप अब लोगों को रिलीफ दिला सकते हैं। एग्जैक्टली। आप अपनी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे ऐसे रखो तो आपके पास क्लाइंट्स अप्रोच आपको कर सकते जी, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने करते हैं। आपने फीस नहीं बताई कितनी आपने चार्ज देखें, की फर्स्ट फ़ीस टाइम? तो कहते हैं कि वकीलों के लिए फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा अहमियत रखती नहीं है, हालांकि रखती ज़रूर है, बट नॉर्मल मुनासिब जो टास्क बेस्ड होता है, हर चीज़ की डिफरेंट फ़ी होती है, तो एक मुनासिब फ़ीस ही लेते हैं। कोई इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, और बस मुनासिब है कि गुजारा हो जाए, बस यही है। चलो ये और तो अच्छी एग्जैक्टली मैं बात कोई है। नंबर बता नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हर केस की एक डिफरेंट फ़ी चलो होती है, और जीरो बताना जीरोस चाहिए भी नहीं। जीरोस बता सकते हैं आप? ज़ीरोज़ आप एक ही ज़ीरो कर लें। तो इट डिपेंड्स कि आप कभी कभार अच्छी फ़ी मिल जाती है, मे बी 6-8 ज़ीरो भी हो जाएं, कभी कभार 1 ज़ीरो भी होता है, तो वेरीज। लेकिन ये कहने का मकसद है कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस प्रोफेशन में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कोर्स नहीं आ रहे हो, केस मिला तो आप आ रहे हो, केस नहीं है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ही है, बेसिकली एग्जैक्टली। ऐसे आपको मैंने तो अपनी आदत बनाई हुई है, अगर मेरे पास छुट्टी होती है, जब मुझे कोर्ट से मतलब कोई केस नहीं है अगर मेरा कोर्ट में, तो मैं हाई कोर्ट में जाके बैठ जाता हूँ। मैंने एक दिन एक बेंच के पास, दूसरे दिन दूसरे बेंच के साथ। तो इससे होता ये है कि एक तो आप जो आर्ग्यू हो रहा होता है, दूसरे लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं, वो कानून आप ग्रैस्प कर रहे होते हो। उसके अलावा आपको बेंच है, जो जज है, आप उसको जान रहे हो। जज को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी हद तक। लॉ तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉ से ज़्यादा जज को जाने, ऐसा नहीं है। लॉ पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, बट जज की मेंटेलिटी, जज उसका बिहेवियर क्या है, उसका वे ऑफ वर्किंग एथिक्स क्या है, उसका किस तरह से वो काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जज को जो है वो इरिटेट ना कर जाओ कभी, या कोई ऐसी बात ना करो जो उसको नापसंद है, या कोई ऐसी चीज़ ना लेके जाओ जो वो नहीं पसंद करता, या वो रिलीफ उस पर नहीं देता। तो ये सारी भी टेक्निकलिटीज़ हैं ये तो प्रोफेशन वही की। एक कोट भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अ गुड लॉयर नोज द लॉ, अ ग्रेट लॉयर नोज द जज। मैं इस चीज़ तो पे बिलीव नहीं टेक्निकली करता। नो द जज मीन्स सिचुएशन के हिसाब से आप रिलीफ कैसे क्लेम करें, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव भी ना हो, इतने ज़्यादा आप मतलब अपने हिसाब से चलें तो आप उससे रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन लॉ भी पता होना चाहिए। अगर आपको लॉ एग्जैक्टली पता लॉ के है, बिना लॉ तो पे नहीं ग्रिप है, तो करेंगे। आप कन्विंस कर सकते हैं जज को। तो हमारे साहब ये बताएं, कभी कराची में आपका चालान हुआ है वाइल ड्राइविंग? आप कोट पहने हुए हैं, कुछ ऐसा कोई वाकया याद आए आपको जब से देखें, आपने वकालत शुरू की हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी चलान तो हुआ है, बट कोट पहने हुए अभी तक बचे हुए हैं,
क्योंकि नॉर्मली थोड़े से पुलिस वाले भी जो है वो रिस्पेक्ट शो करते हैं, काले कोट की तरफ रिस्पेक्ट दे दी जाती है हमें। अब ये है कि डेफिनेटली हमने अगर काला कोट पहना है तो हमने भी इसकी रिस्पेक्ट को रखना है, हमने वायलेशंस नहीं करनी। बट छोटा मोटा अगर कभी कुछ हो जाता है तो नॉर्मली वार्निंग्स दे दी जाती हैं, रिस्पेक्ट कर ली जाती है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक वार्निंग भी एक काफ़ी है। अगर आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़, तो चालान हर चीज़ का हल नहीं है। तो जवाब यही है कि बिल्कुल बिल्कुल आपने कभी ऐसा तो हुआ है, बट काला कोट पहने में मेरा एटलीस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, काले कोट की अपनी इज़्ज़त है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइक आप सिंध सेक्रेटरीट अगर जाओ तो नॉर्मल लोग जो होते हैं उनकी चेकिंग करते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी चेकिंग भी नहीं करते हैं। तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि काले कोट की इज़्ज़त तो है, वकला की इज़्ज़त तो है, लेकिन अब हर किसी के कंडक्ट के ऊपर है कि वो उसको कैसे लेके चलता है। लेकिन पॉजिटिवली हर किसी को लॉ फॉलो करना चाहिए, और सबसे पहला तो फ़र्ज़ वकील का ही बनता है कि वो लॉ को फॉलो करे। यहाँ पे मेंटेलिटी थोड़ी सी कभी कभार कुछ वकला की वो डिफरेंट भी हो जाती है कि हम पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आप अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आप उसके अगेंस्ट ज़रूर खड़े हों, बट आप कोशिश अपनी एटलीस्ट यही करें कि आप गलत पे ना हो, रॉन्ग आपने कमिट ना किया हो। अगर आपको कानून पता है कि रेड सिग्नल पे आपने रुकना है तो आप रुक जाएं। आप क्यों उसको तोड़ना है? आपने अपनी भी जान खतरे में डालनी है, दूसरे की भी जान खतरे में डालनी है। तो मैं ये समझता हूँ वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून को फॉलो करने की कोशिश करे। वायलेशंस इंसान है, हो जाती हैं वायलेशंस, बट कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वायलेशन कि ना हो। आप फॉलो करो तो आपको देख के और भी फॉलो करें, बेसिकली एग्जैक्टली, ऐसे ऐसा ही ही। आप करोगे फॉलो तो आप किसी को बता सकते हो कि लॉ फॉलो करो, और आप एक कम्युनिटी डेवलप करोगे, कम्युनिटी बिल्ड करोगे। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप अपने फ्री टाइम में, आप अपने फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करते, हाई कोर्ट आप जाते हैं, प्रोसीडिंग्स देखते हैं। तो कौन सा या कौन से फेवरेट जजेस हैं अभी हाई कोर्ट ऑफ सिंध में आपके? कुछ नाम अगर आप ले सकें तो। मेरे चीफ जस्टिस साहब से लेके DB1, DB2, DB3, SB1, SB2, SB3 सारे फेवरेट हैं मेरे। मैं सबको टाइम देता हूँ इक्विवेलेंट, मैं सबके पास जाता हूँ, सबकी सुनता हूँ, हर एक जज की सुनता हूँ। डेफिनेटली दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, तभी वो हाई कोर्ट में हैं। नहीं, मोस्ट फेवरेट जज ऐसा नहीं, कॉम्पिटेंट तो सारे हैं, मेरे ऑब्वियसली हम मोस्ट उनकी फेवरेट रिस्पेक्ट जज अगर करते हैं। आप बात करें, अगर मैं नाम लूँ तो जस्टिस महमूद अहमद ख़ान है। मैं उनके पास ज़्यादा टाइम वहाँ पे जाता हूँ, तो उनके पास से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, ऐसा क्या उस कोर्ट रूम में है कि आप ज़्यादा अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं? कुछ अगर बताएं, क्योंकि न्यू लॉयर्स हैं जो ऐसे, या लॉ स्टूडेंट्स हैं जो फ्री होते हैं, वो भी आ सकें, वो भी ऐसे प्रोसीडिंग्स सीख सकें। तो कुछ बताएं क्या क्या होता है वहाँ पे कोर्ट रूम में, कैसे आप ऑब्जर्व करते हो, कैसे आप नोट करते हो? ये देखिए, सबसे पहले तो आपके पास अगर नोटबुक हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हालांकि मेरे पास नहीं होती, बट हाँ मोबाइल पे नोट्स कभी कभी अगर कोई इस तरह का केस या ऐसा कुछ आ जाता है तो हम ले लेते हैं। और देखें, मैं अगेन वही बात है, जज फेवरेट तो शायद महमूद साहब हैं जो करंटली सिटिंग जजेस में से हैं, बट हम जाते सब जजेस के पास हैं क्योंकि आपने सब जजेस को देखना है, सबसे सीखना है, हर एक की स्पेशलिटी डिफरेंट है। तो लॉ स्टूडेंट्स भी जाएं, आप सीखें, बट उसमें कुछ डेकोरम आप ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई सीनियर एडवोकेट है तो आप फ्रंट डेस्क पे जाके ना बैठ जाएं कि वो सीनियर एडवोकेट खड़ा है और आप बैठे हुए हैं। मैं आज तक, मुझे नहीं पता कि मैं कभी अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हूँ और मैं पहले दूसरे डेस्क पे बैठा हूँ, जो बेंचेस होते हैं, डेस्क बोल रहा हूँ, जो बेंचेस हैं, मैं कभी नहीं बैठता, बेशक वो खाली पड़े होंगे, मैं नहीं बैठता। द रीज़न इज़ कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सीनियर्स की जगह है, आपने रिस्पेक्ट देनी है। और अगर मैं पीछे भी बैठा होता हूँ तो अगर कोई सीनियर आ जाता है तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ये तो लीगल एथिक्स भी यही है कि अगर कोई सीनियर एडवोकेट आता है तो आपने खड़ा हो जाना है, आपने खड़ा होना, उसको जगह देनी है। सीनियरिटी बाल सफ़ेद होने पे डिपेंड नहीं करती, सीनियरिटी डिपेंड करती है कि रोल में किसका जो है, रजिस्टर में पहला नंबर किसका है। तो जो भी आपसे सीनियर अगर आता है, और ख़ासकर जो अगर सीनियर सिटीज़न भी है स्पेशली, तो आपने उसको रिस्पेक्ट लाजमी देनी है, चाहे वो आपके अगेंस्ट है केस में या कुछ भी है। ठीक है, अगर आप इवन केस में भी हैं किसी, और अगर इन जनरल आप सुनना चाहते हैं प्रोसीडिंग्स, बहुत अच्छी चीज़ आपको करनी चाहिए, बट आप एटलीस्ट पहले 2 बेंचेस पे ना बैठें, या तो खड़े हों या तो पीछे वाली सीट्स पे आप बैठें। बैठ के आपने मोबाइल अपने साइलेंट करने होते हैं, एक पूरा डेकोरम जो है आपने फॉलो करना होता है। आप ड्रेस कोड में, अगर आप वकील नहीं हैं तो आप काला कोट पहन के ना आए, उसके लिए ब्लू कोट है जो
लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप ब्लू कोट पहने, या कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप ना भी पहने, शर्ट पहन ना के भी हैं पहने, तो लेकिन अगर आप पहनना ही चाहते हैं, डेफिनेटली देखें एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए या लॉयर्स के लिए और आम आदमी के लिए कोर्ट्स में। तो अगर और जो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप पहने, ज़रूर पहने, अच्छी चीज़ आप पहन लें, लेकिन आप एज एडवोकेट अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें। तो जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बार ने बताया हुआ आप उसको फॉलो करें और आप जाके सीखें चीज़ें। तो मतलब लॉ स्टूडेंट्स भी प्रोसीडिंग्स में अगर डेकोरम फॉलो करते हुए बैठ सकते हैं और सीख सकते हैं, ना काफ़ी सिर्फ सीख उनको सकते हैं बल्कि उनको सीखना चाहिए, उनको आना चाहिए, ताकि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख तो सकें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर्नशिप्स का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी कोर्ट्स में आते नहीं हैं, प्रोसेस नहीं देखते हैं, हालांकि वो उस इंटर्नशिप्स के बिना भी वो सीख सकते हैं। तो ये तो इनक्रेज करना चाहिए कि वो आएँ, सीखें, तो इससे भी उनकी लर्निंग हो सकती है एग्जैक्टली बेसिकली। ऐसा ही। एग्जैक्टली। तो थैंक यू हमाद, आपके थॉट्स हमने जाने। आई होप जो जो क्वेश्चंस कमेंट्स में होते हैं या पूछे गए हैं आपसे, वो मैंने पूछे होंगे आपसे। अगर कोई रह गया है तो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे उसका। तो जाने से पहले सिर्फ लास्ट आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, कोई ऐसा फ़नी वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आप इंटर्नशिप के दौरान जब प्रैक्टिस स्टार्ट की, कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ? कुछ है आपके पास जो आप हमारे ऑडियंस को बता सकें? यार फ़नी इन अ सेंस के अभी अब मुझे फ़नी तो खैर फ़नी कहना चाहिए कि एक बार मुझे एक जज साहब ने पकड़ लिया था। पकड़ने इन अ सेंस मैंने उनको रिप्रेजेंट तो नहीं किया कि मैं वकील हूँ, लेकिन मैं उस वक्त बेसिकली मैं इनरोल्ड हो चुका था। कार्ड अभी मतलब जैसे लेजर नंबर नहीं आया था, इंटरव्यूज़ वगैरह मेरे सारी चीज़ हो चुकी थी, तो मैंने यही जो ड्रेस अभी पहना हुआ है मैंने ये पहना। तो जब जज साहब के पास गए तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ बज रहे थे, हम सुबह से बैठे हुए थे बट सुबह से सीनियर आए नहीं थे। तो जज साहब ने पूछा आप कहाँ हैं, हमने कहा कि हम तो यहीं पे बैठे हुए। कह रहे हैं आपसे मुराद आपके सीनियर कहाँ हैं। हमने कहा वो तो सीनियर हैं, वो तो नहीं आएंगे, आज डेट हो रही है तो सीनियर क्यों आएंगे। जज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी सीनियर होंगे आपके लिए, हमारे लिए वो वकील हैं। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो फ़िलहाल सर आप तारीख दे दें। तो उन्होंने एक कुछ लिखवा रहे थे, एक दूसरे एडवोकेट थे, उनको भी थोड़ी सी उनकी भी क्लास हो रही थी, कुछ हमारी क्लास हो रही थी। इतने में उन्होंने मुझसे पूछ लिया नाम और लेजर नंबर बताएं। मेरा लेजर नंबर अभी तक आया नहीं था, तो मैंने उनको कहा सर आई एम अ पीपल एडवोकेट, अभी तक मेरी इनरोलमेंट हुई नहीं। तो जैसे आपने बड़े सरकेस्टिकली मुझसे पूछा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं सर, बन के तो ऐसे आए हुए हैं जैसे आपसे सीनियर कोई एडवोकेट ही नहीं है। तो मतलब एक ड्रेसिंग ऐसे करके हम गए थे, तो एक थोड़ा सा मेरे लिए फ़नी भी था। और वहीं पे सेम टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे वेट कर लेना चाहिए था लेजर नंबर के आने तक का। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ इंसिडेंट होते हैं। मेरे साथ एक फ़नी, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे लिए बहुत फ़नी था। मैंने एक सीनियर थे, उनके साथ एक फर्म में ज्वाइन किया था। तो मैं कभी हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी। तो एक टर्म होता है ब्रीफ होल्ड, मुझे पता नहीं था ब्रीफ होल्ड क्या होता है। तो मैं गया, पहले ही दिन मेरा स्टार्ट हुआ, तो सीनियर ने मुझे कहा कि आप कल जाएं और ब्रीफ होल्ड कर लें मेरे बिहाफ पे। मतलब उन्होंने कहा आप नहीं करें, किसी को कह दें। तो मैं समझा नहीं, मैं सुबह सुबह कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट, और मैं कोर्ट में देख रहा था कि ये ब्रीफ केस कहाँ पे रखा हुआ है जो सर ने कहा था। ब्रीफ का है जिसको मैंने ब्रीफ होल्ड का करना है, है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें आप जब नहीं, अब व्यूअर्स को मतलब बता भी दें, ब्रीफ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ब्रीफ होल्ड क्या सर, है। ब्रीफ ब्रीफ होल्ड होल्ड, क्या है? ब्रीफ होल्ड ये होता है कि आप किसी के बिहाफ पे या एडजर्नमेंट डेट लेते हो, या आप आर्ग्यू भी कर सकते हो परमिशन लेके कि सर हम इन एडवोकेट के बिहाफ पे ब्रीफ होल्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्रीफ इज़ समथिंग टू आर्ग्यू ऑन द बिहाफ ऑफ समवन। तो ये होता है, मतलब लेकिन रियल में आपने कुछ होल्ड नहीं करना। नो होल्ड नहीं करना। मैं समझा कोई ब्रीफ रखा होगा कोर्ट में, वो होल्ड करके पकड़ना है वहाँ पे, जो मेरी मेंटालिटी थी उस टाइम पे। तो बिल्कुल ऐसा होता है, सारों के साथ होता है। और कमेंट्स में भी हम देखेंगे, व्यूअर्स से पूछेंगे कि आपके साथ कौन कौन से फ़नी सीन्स हुए हैं, तो कमेंट में हमें बताएं, जी तो जी, हम भी ज़रूर इंजॉय कमेंट्स में करेंगे बताएं। उनको। और बेसिकली ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये नईम साहब के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इंस्पायर्ड तो डेफिनेटली इसी तरह से हुए हैं कि लोग कमेंट्स में क्या पूछते हैं, कुछ चीज़ हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि यार किसी लोगों ने मैसेज कर लिए थ्रू इंस्टाग्राम,
नंबर पे किसी ने टेक्स्ट कर लिए, और उनके बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, जर्नी बता दें, कहाँ से लॉ किया, कहाँ से, मैं सारी चीज़ें मैं मैसेजेस पे नहीं बता सकता कि ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर रोज़ ये चीज़ 2 4 5 लोगों को बताएं। बट ये है कि एक हमने पॉडकास्ट बना ली, इस पे सारे क्वेश्चंस आई थिंक के कवर हो चुके हैं। अगर कोई रहता होगा तो अगेन विल डू सेम थिंग। एंड वंस अगेन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। 10,000 सब्सक्राइबर्स, अब 10,000 सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग जो हमें देखते हैं, हमारे कंटेंट को उन्होंने इस लायक समझा कि वो ये उन्होंने एक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक किया कि हमें मज़ीद ये बंदा कोई बात बताए। तो इट्स रियली एन ऑनर। तो बहुत शुक्रिया सबके लिए। और 10,000 लोगों की हम एक फ़ैमिली बन चुके हैं। और ये चैनल अगेन जैसे मैंने शुरू में भी बात की, द लीगल फोरम, हमाद अहमद ख़ान भी हो सकता था, बट ये द लीगल फोरम है क्योंकि सिर्फ हमाद अहमद ख़ान का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। आप इसको बिल्ड करते हैं, आप इसकी डेवलपमेंट में हिस्सा डालते हैं, और आप लोगों की ही वजह से अगर आज ये चैनल कहीं पे है, कुछ काम हम कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों की ही मैरून मिन्नत है। तो इसी तरह से अपनी सपोर्ट हमें दें, आप सपोर्ट करते रहें। हम इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से हम जो है मज़ीद बेहतरीन कंटेंट आप तक लाते रहेंगे, चाहे वो पॉडकास्ट की सूरत में हो, चाहे वो शॉर्ट्स की सूरत में हो, आपने शॉर्ट्स भी देखी होंगी, या फिर वो क्या कहते हैं जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं 2 4 5 मिनट की वीडियोस, उनकी सूरत में हो, या पोस्ट्स की सूरत में हो। आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम इंशाल्लाह अपनी हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। सो आई होप कि नईम साहब ने कुछ और नहीं पूछना। नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी आज मच। 10 के हुए हैं, हम होप करते हैं आपके 1 मिलियन हो जाएं जल्दी। इंशाल्लाह 1 मिलियन भी हो जाएं, और इवन 10,000 भी एक अच्छी अचीवमेंट है। हमें देखें, मुझे आइडिया है कि ये एक ऐसा नीश है कि बड़ा स्पेशलाइज्ड, बड़ा पर्टिकुलर सा नीश है, हर बंदा शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। सो 10,000 भी एक हॉनर है, एक अचीवमेंट है। तो 10,000 भी मेरे लिए 10 मिलियन के बराबर ही हैं। तो थैंक यू वेरी नहीं, मच। 10 मिलियन होंगे तो फिर अर्निंग भी हो जाएगी। हाँ, अर्निंग भी हो जाएगी। बेसिकली इससे कुछ अर्निंग नहीं होती है, अगर लोगों को हो के पता नहीं कितने को पैसे कमा रहे हैं इससे, बेसिकली इससे कुछ इतनी अर्निंग नहीं होती, और अर्निंग मोटिव भी नहीं है हमारे लिए। आप देखते हैं ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी इसमें बेसिकली कोई लॉ तो हमने नहीं बताया, जर्नी बताई है, बट अगर आप वर्थ इट समझते हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि शायद किसी लॉ के टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।